हेलो एवरीवन। तो ये चैप्टर नंबर 16 है स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री का। तो द इंडियन स्टेट्स, अब इसको देखते हैं। इसमें पार्ट 2 ही आएंगे, ठीक है आपके। तो पार्ट 1 को आज कवर करेंगे, जिसके अंदर हम थोड़ी सी इंट्रो देखेंगे। उसके बाद द कंपनी स्ट्रगल फॉर द इक्वालिटी फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेशन, तो उसका टाइम पीरियड आपका ये था। और पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस देखेंगे, एंड देन पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, और बाद में यूनियन का जो सबऑर्डिनेट पॉलिसी आती है उसको चेकआउट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रो में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। तो इसमें ये बताया गया है कि जो छोटी स्टेट्स थी, ठीक है, जैसे अगर सबसे छोटी स्टेट अगर देखी जाए उस टाइम पे, पहले हम इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो स्टेट, अगर छोटी से छोटी स्टेट भी थी, जो उसमें जो है 27% से लेके, और जो हैदराबाद जैसी लार्ज जो स्टेट थी उसको जो है प्रिंसली स्टेट के अंदर कवर किया जाता था। तो सबसे छोटी वाली स्टेट जो मैंने आपको बताई, बिलबरी, ठीक है, जिसमें 27 पीपल थे और 27% थे। और जो हैदराबाद है, इसका साइज़ जो है इटली जितना था, ठीक है। तो वो आपका ये सब किसके अंडर आ गया, प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो है वो कवर किया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ना, वो कन्क्वेस्ट करती है कि उसको कोस्टल ट्रैक्स मिले, कि जो उसका नेविगेशन है, ट्रेड जो है वो ईजिली वो कर सके, ठीक है, जो कोस्टल एरिया है उनके अराउंड। और साथ ही साथ में, और जो वो बीच वाला पार्ट था, ठीक है, इंडिया का, वो भी वो अपने अंडर करना चाहती थी, ताकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उससे जो है अपना प्रॉफिट कमा सके। और ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो एरियाज़ थे वो भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने अंडर करना चाहती थी, क्योंकि अगर ज़्यादा पीपल होंगे तो वो कंपनीज़ के लिए ज़्यादा वर्क करेंगे और ज़्यादा जो है वो फिर से प्रॉफिट कमा पाएगी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने वो ज़्यादा लार्ज एरिया जो है अपने अंडर कवर करना शुरू कर दिया। द मेकिंग ऑफ द इंडियन स्टेट वर लार्जली गवर्न्ड बाय द जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसी का ही जो है वो राज होना चलना शुरू हो गया। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स ज़्यादा भारत में आना शुरू हो गए, और उनकी जो कॉलोनाइजेशन की पावर थी वो बढ़ती चली गई, ठीक है। तो ये आपका इंट्रो में जो है वो थोड़ा सा पोर्शन आ जाता है। उसके बाद अब हम चलते हैं द कंपनी स्ट्रगल फॉर द इक्वालिटी फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ द सबऑर्डिनेशन, जिसका टाइम पीरियड आपका है 1740 टू 1765। इसके अंडर क्या था कि जो जब स्टार्टिंग होती है ना आपकी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की, तो जब आपका ड्यूप्लेक्स जो है वो भारत में आता है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड 1751, ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एजर्ट करती है अपने जो पॉलिटिकल पावर होती है उसको विद द कैप्चर ऑफ द, मतलब कैसे वो पावर दिखाती है अपनी, विद द कैप्चर ऑफ द आरकोट, ठीक है। तो 1751 में ये करती है। और जब बैटल ऑफ प्लासी होता है, आपको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757 में, ठीक है। तो इसके साथ भी ये अपना दिखाते हैं कि हम जो है भारत में हमने जो अपना कब्जा जो है वो जमा लिया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाती है टू द बंगाल नवाब। और फिर 1765 में विद द एक्विजिशन ऑफ द दीवानी राइट्स जब जो है मिल जाते हैं, किस किस के दीवानी राइट्स मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो यहाँ पे इसको दीवानी राइट्स भी मिल गए, ठीक है, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। तो इसमें सिर्फ इतना ही था। 1740 टू 1765 में आपको जब एंग्लो फ्रेंच जो स्टार्टिंग होती है उनकी, जब डुप्लेक्स आता है भारत के अंदर जो कि 1751 में, तो कैप्चर कर लेते हैं ये आरकोट को, इससे ही अपनी पावर को शो करते हैं, जो कि 1751 में ही होता है, ठीक है। और 1757 में जो आपका बैटल ऑफ प्लासी होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी पॉलिटिकल पावर को शो करती है टुवार्ड्स द बंगाल के नवाब के सामने।
ठीक है। और साथ ही साथ में 1765 में जो है वो दीवानी राइट्स भी मिल जाते हैं कंपनी को, और उससे वो मोर पावरफुल हो जाती है। कहाँ का कि बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के। अब हम बात करते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। तो इसमें क्या आता है, जिसका टाइम पीरियड जो है वो आपका है 1765 टू 1813। तो इसमें क्या था कि ये जो पॉलिसी थी ये किसके द्वारा रिफ्लेक्ट होती थी, मतलब लाई गई थी, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो वॉर लड़े थे किसके साथ, अगेंस्ट द मराठाज एंड मैसूर, तो ये उसको दर्शाती है, मतलब वहाँ से ये निकल के आई है। तो इसका एम क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आपसे पूछ सकते हैं कि पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का एम क्या था, किसके द्वारा लाई गई थी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाई गई थी। एम जो इसका था कि थ्रेट, मतलब कि थ्रेट दिखाना, और साथ ही साथ में क्रिएट करना बफर जोन टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर। तो ये लाइन ही आपको याद करनी है, क्रिएटिंग द बफर जोन टू डिफेंड कंपनीज फ्रंटियर्स, ठीक है। और जो मेन थ्रेट जो था वो मराठाज एंड अफगान्स इन्वेडर्स को था, इससे ये वाली जो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस से। और साथ ही साथ में आपको ये भी बात याद रखनी है, जो वेलेस्ली लेके आए थे ना, वेलेस्ली जो लेके आए थे पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली पॉलिसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो ये इसका एक्सपेंशन है, मतलब रिंग ऑफ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का एक्सपेंशन है पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। और जो कि इसके बाद जो मेजर पावर्स होती हैं, जो कि हैदराबाद, अवध, मराठास, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं सब्सिडरी अलायंस को। इससे क्या होता है कि ब्रिटिश की सुप्रीमेसी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस में किस किस का नाम आता है जो इसे मतलब ज्वाइन करते हैं, तो एक हैदराबाद का, अवध का और मराठास का। तो दोबारा से देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमने पढ़ा। तो इसमें हमने ये पढ़ा पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस में सबसे पहली बात की वॉरेन हेस्टिंग्स इसको लेके आए थे, मतलब जो वो वॉर करते थे विद द मराठाज एंड द मैसूर्स, ठीक है, उसको ये रिफ्लेक्ट करती है। और इसका एम क्या था कि बफर जोन बनाना है टू डिफेंड द, उनको बचाना है कंपनीज़ के जो फ्रंटियर्स हैं, जो कंपनीज़ के लिए लड़ते हैं ना, उनको बचा के रखना है। ऐसे बफर जोन्स बनाए गए थे वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। आगे जाके क्या होता है, जो वेलेस्ली, और सबसे ज़्यादा खतरा इसका किसको होता है, एक मराठास को और अफ़गान ट्रेडर्स को। और वेलेस्ली जो है वो पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस लेके आते हैं, बाद में जाके वो एक्सपेंशन होती है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की। और सब्सिडरी अलायंस जो है वो हैदराबाद, अवध और ये मराठा जो है ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि सुप्रीमेसी जो है ब्रिटिशर्स की वो इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस में इतना ही था। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, जो कि 1813 टू 1857, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बैटल होती है यहाँ पे। और चार्टर एक्ट जो हमने पढ़ा था 1813 का, जिसके अंदर 1 लाख रुपया जो है वो एजुकेशन के लिए देने की बात की गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप ऐसे जो है जो मैंने पिछला पढ़ा रखा है उससे रिलेट करके देखिएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी पॉलिसी आती है, ये आइसोलेशन की पॉलिसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम यूनियन की पॉलिसी पढ़ेंगे। तो आइसोलेशन की पॉलिसी में देख लेते हैं, जो इम्पीरियल आइडिया था ना वो ग्रू होने शुरू हो जाता है, एंड द थ्योरी ऑफ पैरामाउंट्सी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो थ्योरी ऑफ पैरामाउंट्सी जो है वो डेवलप होती है इसके अंडर, ठीक है। न्यू आइडियाज़ जो है वो सामने आते हैं। जो इंडियन स्टेट्स होती हैं वो कोऑपरेशन की बात करती हैं विद द ब्रिटिशर्स, तो कोऑपरेशन की बात चलती है यहाँ पे, कोऑपरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद ब्रिटिशर्स। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज भी अपने आप को जो है वो आइसोलेट समझ रहे होते हैं कि अभी तक हमारे पैर नहीं पस रहे हैं अच्छी तरह से भारत में, और जो इंडियन स्टेट्स होती हैं वो भी अपने आप को अलग ही रखती हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, जो स्टेट्स होती हैं वो सरेंडर कर देती हैं ऑल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी एंड रिटेन्ड फुल सॉवरेनिटी इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टेट्स होती हैं वो अपना पूरा जो भार होता है वो ब्रिटिशर्स को के सामने, मतलब वो झुक जाती हैं अपने आप में, ठीक है। मतलब वो सरेंडर कर देती हैं टुवार्ड्स द एक्सटर्नल्स,
ये जो बाहर से ब्रिटिशर्स आते हैं उनके अंदर। तो ब्रिटिश रेजिडेंट्स जो होते हैं वह ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द डिप्लोमेटिक एजेंट्स ऑफ अ फॉरेन पावर टू एग्जीक्यूटिव एंड कंट्रोलिंग ऑफिसर्स ऑफ द सुपीरियर गवर्नमेंट। उसके बाद 1833 में क्या होता है, जो चार्टर एक्ट जो होता है मैंने आपको बताया था ना कि 1830 में जो चार्टर एक्ट होता है वो मोनोपोली, जो कंपनी की मोनोपोली है जो वो ख़त्म कर देता है, लेकिन वो चाइना के साथ ट्रेड एंड टी के साथ ट्रेड है ना, इसके साथ जो है ये तो रहता है, लेकिन कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो जाती है। यहाँ से क्या हम सीखे कि जो कंपनी की कमर्शियल पावर है ना वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पॉलिटिकल पावर अभी भी कंपनी के पास ही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, ये प्रैक्टिस चलाते हैं कि जितने भी सैंक्शन लगाए जाएँ ऑल मैटर वो कंपनी ही लगाए। उसके बाद इन 1834 क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो इशू करते हैं कुछ गाइडलाइंस कि वो कैसे स्टेट्स को अनेक्स करेंगे और कब कब अनेक्स करेंगे, जिसके अंडर जो है वो आपका डलहौजी जो है 6 स्टेट्स को अनेक्स कर लेता है, जिसके अंडर आपका सतारा एंड नागपुर भी अनेक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहली बात कि थ्योरी ऑफ द पैरामाउंट जो है वो डेवलप हो जाती है इस टाइम पीरियड के अंदर, और कॉपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है इंडियन स्टेट एंड ब्रिटिशर्स के अंदर। साथ ही साथ में जो स्टेट्स हैं वो सरेंडर कर देती हैं ब्रिटिशर्स के सामने। और फिर उसके बाद क्या होता है, हमने जो पढ़ा था कि कंपनी की मोनोपोली जो है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ख़त्म हो जाती है, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि चाइना का ट्रेड और टी का ट्रेड वो तो रहेगा, लेकिन जो है मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि कमर्शियल पावर जो है वो तो ख़त्म हो गई कंपनी की, लेकिन पॉलिटिकल पावर जो है वो अभी तक जारी है। उसके बाद 1834 में जाके क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो गाइडलाइंस देते हैं कि कैसे हमने स्टेट्स को अनेक्स करना है, जिसके अंदर जो डलहौजी हैं वो 6 स्टेट्स को जो है वो अनेक्स करते हैं, जिनके अंदर आपका सतारा और नागपुर भी आता है। तो ये तो था सारा पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन 1813 टू 1857। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन की, ठीक है, जो कि 1857 से आपका 1935 तक चलेगा। तो इसके अंदर क्या आएगा कि ये जो ईयर था ना 1858, तो इसके अंदर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी टू द क्राउन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी है, क्राउन की है, ठीक है। क्योंकि जो 1857 में रिवोल्ट हो रहा था और पॉलिटिकल जो था वो अनरेस्ट चल रहा था, तो जो पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन थी जो हमने पिछले उसमें बात की कि कैसे अनेक्स करना है, और डलहौजी ने 6 स्टेट को अनेक्स किया था, तो वो जो अनेक्सेशन की पॉलिसी थी ना, अनेक्सेशन की जो पॉलिसी थी वो अबेंडन कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, और द न्यू पॉलिसी जो लाई गई उसमें क्या था कि पनिश करना है, हमने अनेक्स नहीं करना, पनिश की पॉलिसी लाई गई, ठीक है। अगर कोई राजा वगैरह गलत करता है तो उसको पनिश करो, उसका एरिया छीनो मत, ठीक है। तो आफ्टर 1858 क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, अथॉरिटी ऑफ द मुग़ल एम्परर जो थी वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी जो अथॉरिटी थी मुग़ल एम्परर की वो फिनिश हो जाती है, और जो न्यू रूलर होता है जो मतलब इनहेरिटेड आता रहता है, ठीक है, जैसे फादर से फादर उसके बेटे को सन मिलती है, फादर से सन को जो गद्दी मिलती है, वो जो रीति रिवाज चलते थे, ठीक है, गद्दी मिलती थी, वो भी जो है अब पैरामाउंट पावर ही डिसाइड करेगी, मतलब क्राउन ही डिसाइड करेगा कि किसको गद्दी देनी है, ठीक है। तो गद्दी इट मीन्स जो इनहेरिटेड सीट थी रूलिंग करने की पावर वो भी क्राउन को दे दी गई, ठीक है। उसके बाद क्वीन एडॉप्टिंग द टाइटल ऑफ क्वीन ने खुद को क्या कह दिया, केसरे हिंद। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्वीन एक्सप्रेस ऑफ इंडिया। उसके बाद ये जो क्राउन था मतलब क्वीन थी, यही सारे डिसीजन जो है वो सुनाया करती थी। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक्सरसाइज करने लगी राइट टू इंटरफेरेंस इन द इंटरनल स्फेयर्स ऑफ द स्टेट। पहले स्टेट्स के इंटरनल मामले में ब्रिटिशर्स इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन अब जाके जो है क्राउन ये क्राउन लिखना था, क्राउन जो है वो भी इंटरफेयर उन्होंने करना शुरू कर दिया इनके अंदर, ठीक है, किसके अंदर, इंटरनल जो इनके अफेयर्स थे उनके अंदर। और कुछ
जो है वो पार्शली प्रिंसेस के लिए करते थे जो वहाँ पे रूल कर रहा होता था, और कुछ पीपल के वेलफेयर के लिए करते थे। इंटरफेयर दो चीज़ों के लिए करने लग गए। पहला था कि प्रिंसेस जो वहाँ पे रूल कर रहे थे, दूसरा वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है। उसके बाद आगे जाके क्या होता है कि टू सिक्योर द प्रॉपर कंडीशंस फॉर द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इन द फॉर्दर, और पूरे होल इंडिया के लिए धीरे धीरे इनका जो है वो इंटरफेरेंस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। आई थिंक यहाँ तक अभी आधा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहली बात 1858 में जो है आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, क्राउन की हो गई। अनेक्सेशन पॉलिसी जो हमने पहले पढ़ी थी, जो पिछले मतलब आइसोलेशन वाले पार्ट में थी, वो ख़त्म कर दी गई इस पार्ट में, मतलब यूनियन वाले पार्ट में। उसके बाद अनेक्सेशन की पॉलिसी तो ख़त्म कर दी गई, लेकिन पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो अथॉरिटी थी ऑफ मुग़ल एम्परर की वो फिनिश कर दी गई। अब जो गद्दी इनहेरिटेड जो चलती आ रही थी, कौन रूल करेगा, ठीक है, किस जगह पर, वो क्राउन के अंडर आ गया सब कुछ। ठीक है, क्वीन ने अपने आप को घोषित कर दिया कि वो केसरे हिंद है, मतलब इसका टाइटल ले लिया। उसके बाद जो स्टेट्स थी वो भी क्राउन के अंडर ही आ गई, मतलब जो भी अब कुछ डिसाइड करेगा क्राउन ही करेगा। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंटरफेरेंस की नीति जो है वो अपनानी स्टार्ट कर दी बिटवीन द स्टेट्स। किस किस के लिए, जो प्रिंस वहाँ पे रूल कर रहे थे, और साथ ही साथ में फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, इसी में ही मतलब अभी हम यही पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हेल्प करती है इनको इंडियन स्टेट्स को। तो ब्रिटिशर जो है वो हेल्प करते हैं इंडियन स्टेट को किन चीज़ों में, कम्युनिकेशन में आप कैसे देखेंगे, जैसे रेलवेज़ बनवाती है, ठीक है, रोड्स बनवाने में हेल्प करती है, टेलीग्राफ स्टार्ट करती है, कैनाल्स बनवाते हैं ये लोग अंग्रेज जो हैं, पोस्ट ऑफिस खोलते हैं, ठीक है, और प्रेस खोलते हैं, पब्लिक ओपिनियंस मांगते हैं। तो इन सारी चीज़ों में फिर इन्होंने हेल्प करना शुरू कर दिया इंडियंस की। ठीक है, इससे क्या हुआ कि वो सोचने लग गए कि ये जो है अंग्रेज़ जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन उसके पीछे भी उनका अपना ही स्वार्थ था कि वो और भी अपने पैर पसारना चाहते थे भारत में। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इन सभी चीज़ों से जो इंटरफेरेंस था, आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ों से इंटरफेरेंस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो उसके बाद एक आगे जाके ना एक बटलर कमीशन बैठता है, इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपका 2017 में। तो बटलर कमीशन जो 1927 में आया था, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये किस लिए आया था, तो ये रिलेशनशिप बताता था, रिलेशनशिप बिटवीन जो स्टेट्स थी और जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स एंड स्टेट के बीच में जो है वो रिलेशनशिप को शो करता था। ठीक है, और इसमें मैं आपको इस मतलब स्पेक्ट्रम की बुक में क्या लाइंस लिखी हुई हैं वो पढ़ के सुना देती हूँ। इसमें लिखा है बटलर कमीशन जो 1927 में आया था, इसमें लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड द स्टेट टेरिटरी इज़ इन द सेम पोजीशन एज द ब्रिटिश टेरिटरी एंड स्टेट सब्जेक्ट इन द सेम पोजीशन एज द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। कहने का मतलब स्टेट और ब्रिटिशर्स के रिलेशंस को ही ये शो करने आया था। सॉरी, ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने सिर्फ यही बताया है अब कि ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कम्युनिकेशन कैसे इंक्रीज़ किया, जैसे रेलवे, रोड्स, टेलीग्राफ, कैनाल्स, पोस्ट ऑफिस, प्रेस, पब्लिक ओपिनियंस लेना स्टार्ट कर दिया। इससे इंटरफेरेंस बढ़ गई। आगे जाके बटलर कमीशन बैठता है, 1927 में आता है। ये रिलेशन बताता है स्टेट्स एंड द ब्रिटिशर्स के बीच में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कर्जन्स अप्रोच, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन, इंटीग्रेशन एंड मर्जर, प्लेबिसाइड एंड आर्मी एक्शन जो कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड देन ग्रेजुअल इंटीग्रेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।